हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज नया लेक्चर तो है ही है। आई होप कि आपने लास्ट जितने भी मैंने असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस दिए थे डिटर्मिनेंट के, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। दो चार डाउट्स आए होंगे तो वो आज अपन क्लियर नहीं करेंगे। नहीं, हो सकता है टाइम मिले तो वो भी क्लियर करें। बट टुडे आई वांट टू डिस्कस अ न्यू आर्टिकल विद यू एंड दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर यू। With the help of determinant, how can we check the consistency test of consistency of the different equations? लेकिन पहले तो ये मालूम भी हो आपको कि what is the meaning of consistency. तो let us consider. मैं लिख देता हूँ, हेडिंग पहले लिख देता हूँ साहब, है ना, consistency. सब कुछ कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे ना। Consider two equations. ये लिखा है साहब x plus y is equals to 4 and there is x minus y is equals to 2. These are the two equations in two variables. Can we solve this to get some answer? Yes. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो x कितना आएगा साहब, 3 आएगा, y कितना आएगा, 1 आएगा। x इज इक्वल्स टू 3 है, y इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ऐसे इक्वेशंस क्या कहलाते हैं ना, ऐसे इक्वेशंस कहलाते हैं इक्वेशंस आर सेड टू बी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव unique solution. अच्छा, ये समझ में आ रहा है यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है भाई? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 ही हो सकती है और कोई भी वैल्यू इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली नहीं करेगी। तो दीज टू इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, एक और लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया साहब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर मैंने लिया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया। अच्छा, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करता है। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या मिलने वाला है साहब, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, यहाँ से भी इसको सॉल्व किया, सो सिंप्लीफाई किया, तो व्हाट वी गेट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, कैन वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट एनी वैल्यू? भाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 साइमल्टेनियसली, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो सच इक्वेशंस, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्वेशंस आर inconsistent. Equations are inconsistent and have no solution. तो साहब, ये दो इक्वेशंस कैसे थे? कंसिस्टेंट थे और यूनिक सोल्यूशन दे रहे थे। यूनिक सोल्यूशन मींस वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। एंड दीज टू इक्वेशंस आर व्हाट, इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सोल्यूशन। अच्छा, तो एक और इक्वेशन लेते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशन लिए मैंने। अच्छा, ये एक्चुअल में एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है साहब, एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ है? ऊपर से x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड दिस वन इज ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। मैंने बोला सॉल्व दिस इक्वेशन। कैन वी सॉल्व दिस? क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? दैट मीन्स कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y? ऑफ कोर्स वन कैन फाइंड। क्या क्या वैल्यूज मिलेगी? ए भाई, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स 1, y is equals to 4, x equals to y is equals to 3,
x इक्वल्स -1, y इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, कितने सोल्यूशन ऐसे मिलेंगे आप? अरे ढेर सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं, अपनी मर्जी है साहब, x और y की कोई भी वैल्यू अपन अज्यूम कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट दीज इक्वेशंस आर consistent. These equations are said to be consistent and have infinite number of solutions. अच्छा, क्या होता है आपकी हैबिट में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। आपकी हैबिट में क्या है कि बस आप देख लेते हो इसको, क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देते हो। इक्वेशंस क्या कहलाएंगे? ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। एंड हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशंस बना सकते हो आप? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो काउंटिंग है इनफाइनाइट, ये नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट, y की वैल्यू इनफाइनाइट। मेरी बात समझ में आ रही? So these equations are consistent and have infinite solutions. These equations are inconsistent and having no solution. These equations are consistent and having unique solution. तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर equations consistent है, what is its meaning? Solution होगा या तो unique होगा या infinite होगा. And if the equations are inconsistent, what is its meaning? Having no solution. तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन दो तरह के होंगे। क्या क्या हो सकते हैं? दो तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। या तो मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और infinite number of solutions. तो साहब अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है? इक्वेशन में सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन भी दो तरह के पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा आपने क्या पढ़ा? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है अगर इक्वेशंस, व्हाट इज इट्स मीनिंग? हैविंग नो सॉल्यूशन, है ना? हैव नो सॉल्यूशन। तो आप अच्छे से समझ लें इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। क्लियर है? दो तरह की चीजें होंगी, या तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट भी होगा तो उसमें भी दो तरीके होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, मुझे अभी एक बात याद आ रही, जल्दी से देखो कि साहब ये तो बहुत ही आसान था, तो आपने सॉल्व करके बता दिया साहब इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करके बता दिया कि साहब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप खुद से सोचो कि 4 वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है, 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, चेक वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। इज दिस पॉसिबल? क्या आराम से आप उसको सॉल्व करके बता सकते हो कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है? नहीं। एंड दैट्स व्हाई द डिटरमिनेंट इज देयर। डिटरमिनेंट की हेल्प से हम कंसिस्टेंसी टेस्ट बहुत आराम से कर पाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ूं? इतना नोट कर लें, आगे और देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनमें भी कुछ बड़ी स्पेसिफिक बातें हैं। चलिए देखते हैं क्या बातें अपन करने वाले हैं। यार थोड़ा सा और साफ कर दे भाई। हाँ जी। Also,
देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन कहलाता है साहब जीरो और ट्रिवियल सोल्यूशन. तो ये क्या भला आ गई भाई, जीरो और ट्रिवियल सोल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो और ट्रिवियल सोल्यूशन? अच्छा, जीरो सोल्यूशन का मतलब ये कभी ना सोचें कि नो सोल्यूशन. जीरो सोल्यूशन मींस इफ ऑल द वेरिएबल वैल्यूज आर जीरो. इफ all the variable values are zero. मतलब जितने भी वेरिएबल्स इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स डैश डैश डैश, सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, then we can say that the equation having which type of solution? Zero solution or trivial solution. And one more, non-zero or non-trivial solution. What is the meaning of non-zero or non-trivial solution? तो सारे वेरिएबल्स अगर जीरो हैं तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर जीरो सोल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इफ आप सोच रहे होगे कि सारे के सारे वेरिएबल्स अगर नॉन जीरो आंसर दें तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल. ना, इफ एट लीस्ट one variable value is non-zero. भाई साहब मान लीजिए 3 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, लेकिन एक वेरिएबल क्या है? नॉन जीरो है. मतलब आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है. देन सच सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा? इफ ऑल द वेरिएबल्स आर जीरो. एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉन जीरो. अब बात यह आ रही है कि साहब डिटरमिनेंट की हेल्प से अपन कंसिस्टेंसी को टेस्ट कैसे करते हैं. तो आगे बढ़ूं? ठीक. मैं बार बार वही सेंटेंस बोलता इसलिए हूं क्योंकि आप उस बात को क्लियर कर लें. चलिए, फर्स्ट केस ले रहे हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस. कहानी यह आती है साहब कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते? अच्छा, इधर देखें. सपोज करो कि एक इक्वेशन लिखा है साहब, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4. ये ऐसा लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, हाँ ऐसे लिख दिया 4. अच्छा, ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा? What is the basic meaning of homogeneous equation? Homogeneous equation is that equation in which every term having same degree, है ना? सारे के सारे टर्म्स की डिग्री अगर सेम है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? होमोजीनियस. What is the degree of x? 1. What is the degree of y? 1. What is the degree of z? 1. But what is the degree of 4? 0. भाई 4 को आप कैसे लिखते हो? 4 into x to the power 0. ऐसा आप 9th में पढ़ते थे. तो साहब डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 0, and that's why we can say that the equation is non-homogeneous equation. ये non-homogeneous equation का एग्जाम्पल हो गया साहब, है ना? ये कैसा इक्वेशन है? non-homogeneous, NH.
अच्छा, और भी देख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कैसा इक्वेशन होगा? दिस वन इज, व्हाट इज एक्स डिग्री? 2। व्हाट इज एक्स डिग्री? 2। एक्स इंटू वाई वेरिएबल्स की डिग्री ऐड हो जाती है, तो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, एंड व्हाट इज एक्स डिग्री? इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ये आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि 0 के साथ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0, 0 के साथ x टू द पावर 1, 0 के साथ x टू द पावर 2, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। दिस वन इज नॉट नॉन होमोजीनियस, दिस वन इज होमोजीनियस। डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, इसकी डिग्री अपन 2 बना सकते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा, एक और ना, एक और, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, या ऐसा ले लो, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। दिस वन, ये कैसा इक्वेशन है? दिस वन इज अगेन होमोजीनियस इक्वेशन। डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 बना सकते हैं। सो व्हाट वन कैन से, दिस वन इज homogeneous, this one is homogeneous of degree 2, this one is non homogeneous equation, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स की डिग्री से नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंस तो समझ में आ गया। तो नॉन होमोजीनियस की बात अपन कर रहे हैं। कंसीडर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. These are the three, which type of equations? Non-homogeneous equation लिखे हुए हैं साहब। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, तो x, y और z की वैल्यूज आप निकालोगे कैसे? जो आपने क्लास पहले पढ़ी हुई ना 10th में, तो हाउ टू सॉल्व, एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ से z की वैल्यू उठाई, यहाँ पर रख दी, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हाउ कैन वी फाइंड देयर वैल्यूज? तो देखो, मैं कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा डेल्टा। डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। चलना अच्छे से, हाँ। अच्छा, फिर क्या किया? डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या कहलाता है? कि जो फर्स्ट कॉलम है, first column is replaced by d1 d2 d3, then it becomes what? delta 1। तो determinant निकालेंगे, क्या मिलेगा? d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डेल्टा 2, हाउ कैन वी फाइंड डेल्टा 2? इन डेल्टा second column is replaced by d1 d2 d3, we get delta 2। ये मिलेगा साहब a1 a2 a3 d1 d2 d3 then c1 c2 c3। आई थिंक डेल्टा 3 आपको समझ में आ गया होगा कैसे मिलेगा साहब डेल्टा 3। डेल्टा 3 कैन बी गिवन बाय a1 a2 a3 b1 b2 b3, सॉरी, हाँ जी सही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? d1 d2 d3। तो इस तीन इक्वेशन की हेल्प से मैंने 4 पैरामीटर्स बनाए। वन इज व्हाट? डेल्टा। देन डेल्टा 1 हाउ कैन वी फाइंड? रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम बाय d1 d2 d3, वी गेट डेल्टा 1, वी गेट डेल्टा 2, वी गेट डेल्टा 3। देन what is our purpose? Our purpose is to find the values of x, y and z। x, y और z की वैल्यू पर निकालने जा रहे हैं। So what is the value of x? देखो साहब, x की वैल्यू जो मिलेगी आपको, वो कैसे मिलेगी? डेल्टा 1 बाय डेल्टा से। What is the value of y?
delta 2 by delta, and what is the value of z, delta 3 by delta. तो आपके पास एक नई मेथड आ गई साहब x y z को निकालने की. If there are three equations given and you have to find the values of x, y and z, find out delta, delta 1, delta 2, delta 3, then what is the value of x? Delta 1 upon delta, y is delta 2 by delta and z is delta 3 by delta. And this rule was given by, ये जो rule है ना, ये rule क्रैमर्स रूल कहलाता है ना. इस रूल को बताने वाले थे साहब क्रैमर साहब थे, इसलिए इस रूल को अपन क्या रीड करते हैं? क्रैमर्स रूल. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई. अच्छा मजेदार बात क्या है, मैंने कंसिस्टेंसी टेस्ट कहाँ की इसमें? ए भाई एक्स वाई और जेड की वैल्यू मैंने लिख तो दिया कि आएगा, बट दिस वन इज पॉसिबल ओनली इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट ही नहीं है तो व्हाट, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड? जैसा मैंने बताया, इफ द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट वन कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बिकॉज देयर विल बी नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट. तो साहब इसके लिए अच्छे से देखो जरा, कुछ आगे बात करते हैं. बाय द वे केसेस देखेंगे. इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स 0, खुद से सोचना है जरा, अच्छे से देखना जिससे लर्न करने में आसानी रहेगी. मान लीजिए डेल्टा आप ये मिला और इसकी वैल्यू कुछ मिल रही है 5, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? डेल्टा 1 बाय 5. y की वैल्यू क्या मिलेगी? डेल्टा 2 बाय 5. z की वैल्यू डेल्टा 3 बाय 5. दैट मीन्स एनी हाउ यू विल गेट सम वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. x, y और z की कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर 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 मिलेगी. तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, we can say that equations are consistent. Equations are consistent and have unique solution. आपको बहुत अच्छे से बात समझनी है कि अगर डेल्टा की कोई भी वैल्यू आपको मिल गई, what one can conclude, delta is not equals to 0, then we can say that equations are consistent and have unique solution. Next case आप देखो, if delta is equals to 0, मान लीजिए डेल्टा 0 हो गया and at least one of delta 1, delta 2 or delta 3 is non-zero. मुझे लग रहा है कि आप इसको देख के बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा. भाई मान लीजिए कि डेल्टा क्या लिखा है मैंने, डेल्टा कितना है? 0. ये 0 आ गया और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम कोई एक ऐसा है जो क्या है? नॉन जीरो. मान लीजिए कि डेल्टा 1 की वैल्यू आई 10. कितनी आई? डेल्टा 1 की वैल्यू 10 और ये कितना है? 0. तो x की वैल्यू कितनी आएगी साहब जरा सोचो? 10 डिवाइडेड बाय 0 एंड 10 डिवाइडेड बाय 0 मींस नॉट डिफाइंड. तो x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, या फिर y की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, या फिर z की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी. और मान लीजिए तीनों नॉन जीरो आ गए तो तीनों की वैल्यूज नॉट डिफाइंड आएगी. So what one can conclude from this, if delta is 0 and at least one of delta 1, delta 2, delta 3 is non-zero, then equations are said to be inconsistent. Equations are inconsistent and have no solution. इसका मतलब समझ रहे हो आप? भाई आपको ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने डेल्टा निकाला, मान लीजिए डेल्टा 0 आ गया, फिर डेल्टा 1 निकाला और सपोज करिए इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई. आगे कुछ करने की जरूरत नहीं. वन कैन से दैट इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन. अच्छा तीसरे केस पे आते हैं. इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1 इक्वल्स डेल्टा 2 इक्वल्स डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 0. इस बार क्या हो रहा है साहब? डेल्टा तो 0 है ही, साथ ही साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 आ गए. तो होगा क्या?
ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 0/0, y इज व्हाट 0/0, z इज व्हाट 0/0। अच्छा 0/0 मींस व्हाट इंडिटरमिनेसी, दैट मींस दे हैव फाइनाइट वैल्यूज बट देयर वैल्यूज आर नॉट डेफिनिट। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन क्या वैल्यू आएगी वन कैन नॉट से। ढेर सारी वैल्यूज आपको x y z की मिल सकती है। सो व्हाट वन कैन से इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट and have infinite number of solutions, and have infinite number of solutions। अच्छा आगे कुछ और भी बातें मैं ना बहुत केयरफुली देखिए। अच्छा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? x की ढेर सारी वैल्यूज मिलेगी, y की ढेर सारी वैल्यूज मिल सकती है, z की ढेर सारी वैल्यूज मिल सकती है। तो दो तरह के सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, या तो जीरो सोल्यूशन होगा या नॉन जीरो, मतलब या तो ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल। तो जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या था? जब x y z सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि x y z की वैल्यू कुछ और भी आए जीरो के अलावा। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर ऑलवेज नॉन ट्रिवियल। इसको मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा कैसे होंगे? नॉन ट्रिवियल होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन तो तभी होगा जब x y z सबकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मान लीजिए कि भाई x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 0 आई, z की वैल्यू 4 आई। हो सकता है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 2। तो इस हो सकता है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0। तो ढेर सारे सॉल्यूशंस है ना, केवल यही वस्तु नहीं है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब भी मिलेगा उसको अपन बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशंस आर व्हाट, नॉन ट्रिवियल। मेरी बात क्लियर है? एक बार जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। साहब नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस गिवन है, आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2 निकाला, डेल्टा 3 निकाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y इज डेल्टा 2 बाय डेल्टा, एंड z इज डेल्टा 3 बाय डेल्टा। एवरी टाइम यू हैव टू चेक वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, केवल इतने से आपको मालूम पड़ जाएगा अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, डेफिनेटली सम वैल्यूज ऑफ x y z विल बी देयर। व्हाट वन कैन से इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। And if delta is equals to 0 and at least one of delta 1, delta 2, delta 3 is non-zero, डेल्टा की वैल्यू 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम कोई एक ऐसा है जो non-zero है, then equations are inconsistent and have no solution. But if delta is 0 along with delta 1, delta 2, delta 3 are 0, what is its meaning? X is 0/0, y is 0/0, z is 0/0। 0/0 का मतलब क्या होता है? ढेर सारी वैल्यूज, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आप बोल सकते हो। तो इसको अच्छे से देख लिया आपने, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ने के लिए ये बात कब की है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस की। चलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए साहब कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और डिटरमिनेंट की हेल्प से कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। तो अभी अपन ने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन लिया है साहब, अब अपन बात करेंगे किसकी? होमोजेनियस इक्वेशंस की। चलिए होमोजेनियस इक्वेशंस पे आते हैं। तो नंबर 2, चलिए
तो मैंने जैसा बताया होमोजेनियस इक्वेशन तो आपको लिख के बनता है ना कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है साहब, है ना। मैं लिख देता हूँ, कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स 0, a3x प्लस b3y c3z equals 0. These are the three homogeneous equations. तो क्रैमर साहब के रूल से अपन x y z की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो डेल्टा निकालोगे साहब, है ना। डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट, लिख दूं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 C3, कोई इशू। अच्छा, डेल्टा 1 कितना होगा साहब? डेल्टा 1 इक्वल्स फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस बाय d1 d2 d3। अच्छा, d1 d2 d3 कितना है? 0, तो 0 0 0 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी साहब, आएगी ना। अच्छा, तो कैन वी से दैट डेल्टा 2 भी 0 आने वाला है और डेल्टा 3 भी 0 आने वाला है। एवरी टाइम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 ही आएंगे व्हेन एवर यू हैव होमोजेनियस इक्वेशंस। अच्छा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अरे x की वैल्यू कितनी है साहब? डेल्टा 1 बाय डेल्टा, मतलब x की वैल्यू आने वाली है 0 बाय डेल्टा। y इज व्हाट? 0 by delta and z is equals to what? 0 by delta। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से देखें। हाँ, now the case 1, if delta is not equals to 0। हाँ जी, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है। कोई एग्जांपल है, सपोज डेल्टा कम्स 4, what is the value of x? 0 by 4, y 0 by 4, z 0 by 4, तो 0 by 4 0 by 4 0 by 4, what is its meaning? x equals y equals z, सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0। what is its meaning? इसकी मीनिंग क्या हुई कि ये इक्वेशंस जो हैं वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। these equations are consistent and having which type of solution? having trivial solution और zero solution, क्योंकि x y z सबकी वेरिएबल वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो we can say equations are consistent। Equations are consistent and have trivial or zero solution। मैं बार बार फोकस करके आपको बता रहा हूं, जीरो सोल्यूशन का मतलब नो सोल्यूशन नहीं है। जीरो सोल्यूशन मींस व्हेनेवर x y z ऑल आर 0। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट? इफ डेल्टा इक्वल 0, मान लीजिए कि डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो 0 by 0 0 by 0 0 by 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। So one can say if delta is 0, equations are consistent and have infinite number of non-trivial solutions। समझ में आ गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब नॉन जीरो सोल्यूशंस। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो साहब हमेशा ही कंसिस्टेंट मिल रहा है, या तो यूनिक सोल्यूशन मतलब या तो जीरो सोल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। मैं एक काम करता हूँ, फाइनली होमोजेनियस के लिए फिर से कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द सेक्शन ऑफ होमोजेनिटी है।
जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के फेज में। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, आपकी बुकलेट में नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी ये मिलते हैं ना, और चाहे वो 12th बोर्ड हो या जेई मेन हो या जेई एडवांस, सभी जगह कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 12th बोर्ड में भी आएंगे, आप आजकल ऑब्जेक्टिव आने लगा है ना साहब, तो बिना इसके काम नहीं चलेगा, वो हम आपको क्वेश्चन अलग से देंगे बाद में। तो फाइनली कंक्लूजन करके लिख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि होमोजीनियस इक्वेशंस में जब भी इक्वेशंस क्या होंगे होमोजीनियस, वो हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट तो होंगे ही होंगे। तो या तो इसमें जीरो सोल्यूशन मिलेगा, और जीरो सोल्यूशन के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल्स क्या आएगा, ये समझ में आ रहा है? नॉन जीरो, अरे नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो एक ही बात है। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए डेल्टा कितना, जीरो, और जीरो सोल्यूशन के लिए डेल्टा कितना, नॉट इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लें। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आपको इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए, सही है? मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा आपको कि आपको याद हो गया था कि नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में चेक कैसे करना है कंसिस्टेंसी। तो नॉन होमोजीनियस के बारे में जल्दी से एक बार और याद कर लो, ठीक है? याद क्या करना है, कॉपी आपके पास है, आप देखते चलो, और क्या एग्जाम में भी कॉपी लेके जाएंगे अपन, है ना? चलो एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। (3x minus of 2y plus 5z equals 0) x plus y minus of 3z equals 0, 2x minus y plus k into z equals 0. Having non-zero solutions. Then find k. ये क्वेश्चन है साहब आपका। अच्छा, इसी क्वेश्चन को वो और कैसे लिख सकता है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। इक्वेशंस हैविंग solutions other than 0, then find k. हाँ साहब, ये दोनों क्वेश्चन एक ही लिखे हुए हैं, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये साहब इक्वेशन दिए, these are the three homogeneous equations, और क्या बोल रहा है, these equations having non-zero solutions, then you have to find k. या फिर ये नहीं लिखेगा, ये लिख देगा if these equations having solutions other than 0. other than 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब जीरो सोल्यूशन नहीं है। अदर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो सोल्यूशन नहीं है, और अगर सोल्यूशन जीरो नहीं है तो क्या होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन। तो दोनों की मीनिंग सेम है। तो कुछ करना है क्या, अब आपको तो ये समझ में आ गया
तो ये लिखा हुआ है दीज आर होमोजेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन इज नॉन जीरो। व्हाट इज इट्स मीनिंग? डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, बस खत्म, आपका आंसर आ गया। यहाँ से 3 आएगा, -2 आएगा, देयर इज 5, देयर इज 1, देयर इज 1, देयर इज -3, देयर इज 2, देयर इज -1 एंड देयर इज k। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के जीरो कर दीजिए, यहाँ से k मिल जाएगा। आप चाहो तो निकाल लेते हैं अपन एक बार, तो क्या मिलेगा? चलो फर्स्ट इसमें ओपन कर लेते हैं, लिविंग दिस एंड दिस, k -3, यहाँ से मिलेगा साहब k -3, अच्छा माइनस माइनस प्लस, लिविंग दिस एंड दिस वन इज k +6, अच्छा +5, लिविंग दिस एंड दिस, -1 -2 -3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहाँ से मिलेगा 3k + 2k इज व्हाट? 5k। ये हो गया -9 + 12 3 and 3 - 15 -12 is equals to 0 and what we get, k is equals to 12 divided by 5. This one is your answer. ये तभी आपको बनने वाला है जब आपको रिजल्ट्स याद हो कंसिस्टेंसी के, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, ये मैं बता दूं कि ये JEE 2014 का क्वेश्चन है, 2014। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं साहब हमें तो JEE देनी नहीं, तो फिर हम ये क्वेश्चन क्यों करें? नहीं साहब, ये क्वेश्चन तो भी करना है, 12 तो करेंगे ना अपन, तो सभी जगह इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच the system of equations two x1 minus 2x2 plus x3 is equals to lambda x1, 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equals to lambda x2 minus of x1 plus 2x2 minus of lambda x3 is equals to 0. Having a non-trivial solution. Options भी देखे रखे हैं भाई, मैं लिख देता हूँ। First option is given set of all the values of lambda for which the system of equations इसमें लिखा है सिंगलटन सेट। एक ऑप्शन लिखा है जी एम्प्टी सेट। और एक लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स।
और एक ऑप्शन नन ऑफ द ये ऑप्शन। क्वेश्चन देख लिया आपने? हाँ तो साहब क्वेश्चन देख लिया आपने, क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इक्वेशन पहले तो देखो आप, इक्वेशन होमोजीनियस है साहब कि नॉन होमोजीनियस है? तो नॉन होमोजीनियस मत समझ लेना भाई, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x1 x2 x3। तो 2x1 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा x1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0। तो ऑल द इक्वेशंस विल बी व्हाट? होमोजीनियस। इसी तरह से इसको भी शिफ्ट कर लेंगे, तो पहले शिफ्ट करके लिख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो जरा अच्छे से देखें, इसको इधर शिफ्ट किया तो 2 माइनस लैम्डा x1 आएगा, 2 माइनस लैम्डा x1 माइनस ऑफ 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ जी, तो ये मिल रहा है 2x1 माइनस 3 माइनस लैम्डा, माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू x2, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 3 प्लस लैम्डा x2 और प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस ऑफ x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया। नाउ द इक्वेशंस आर व्हाट? होमोजेनियस इक्वेशन है साहब, और नॉन ट्रिवियलिटी के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो डेल्टा 0 कर लेते हैं। तो डेल्टा 0 किया मतलब क्या मिलेगा? 2 minus lambda, there is minus of 2, there is 1. This one is 2, this one is minus 3 minus of lambda, this one is 2, this one is minus 1, this one is 2 and this one is minus lambda. Determinant is equals to 0. अच्छा, इसको सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यूज निकालने। तो सॉल्व करेंगे कैसे? ओपन कर लें। तो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, और फिर क्यूबिक इक्वेशन आपसे खूब बनता है सॉल्व करते, पेपर खत्म हो जाएगा तब तक, है ना, लंबा हो जाएगा। तो करना क्या है? प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करें, थोड़ा सा छोटा कर लें इफ पॉसिबल। तो दिख रहा है मुझे, क्योंकि दिस प्लस दिस कर दो, ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, दिस प्लस दिस वन इज 0, दिस प्लस दिस 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा 1 कैन टेक इट आउट। चलिए करके देखते हैं। तो ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ मैं, R1 ऑपरेटिंग R1 प्लस R3, सही है? क्या मिलेगा? दिस प्लस दिस, वेट, 1 माइनस लैम्डा, दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 1 माइनस लैम्डा, 2 minus 3 minus lambda, this one is 2, this one is minus 1, this one is 2 and this one is minus lambda equals 0. सही? 1 minus lambda taking out, चलिए तो 1 minus lambda मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से क्या आएगा? 1 0 1 2 minus 3 minus lambda, this one is 2, this one is minus 1, this one is 2 and this one is minus lambda। अब ओपन कर लो, थोड़ा और छोटा कर लो भाई। C1 ऑपरेटिंग C1 माइनस C2, C1 माइनस C3, तो C1 ऑपरेटिंग C1 माइनस ऑफ C3, देख रहे हो आप? चलिए लिख लेते हैं। तो what we get? 1 minus lambda, this one becomes what? this minus this है ना, तो ये 0 हो जाएगा, 2 minus 2 0, minus 1 minus minus lambda, तो minus 1 plus lambda, मैं डायरेक्ट lambda minus 1 ही लिख देता हूँ साहब। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 0 minus 3 minus of lambda, this one is 2, this one is 1, this one is 2, this one is minus lambda। अच्छा, अब क्या हो रहा है? यहाँ से lambda minus 1 भी बाहर आ रहा है, तो 1 minus lambda from column 1 taking lambda minus 1 common, what we get? यहाँ से मिल रहा है 0 0 1, 0 minus 3 minus lambda, this one is 2, this one is 1 2 and minus of lambda is equals to 0। दिख गया?
एक्सपांड कर लें तो 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस 1 एक्सपांड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो दिस इनटू इट्स कोफैक्टर, या कहीं से भी कर लो, इसमें कर लो, दिस इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस दिस इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस दिस इनटू इट्स कोफैक्टर, तो 1 इनटू इट्स कोफैक्टर क्या होगा, लिविंग दिस एंड दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस, तो माइनस करोगे तो साहब माइनस इसका माइनस हो जाएगा, तो 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज मिल गई, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट 1, यहाँ से 1, दिस वन आल्सो गिव्स यू 1 and this one gives you what -3. So how many values of lambda are there? 3 values हैं, 1, 1, -3, but the two are same. So can we say that the set of lambda containing only 2 values, 1 and -3? तो 1 और -3 तो किसी में दिया हुआ है, ये क्या क्या दिया हुआ है साहब, 1 और -3 exactly 2 elements. हाँ, this one is the correct answer. ये आपका सही आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। आई होप कि क्लियर होगी पिक्चर, इसमें तो कुछ डाउट वाली बात नहीं। तो कंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही मिलने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द सेक्शन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, जिसमें आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतनी ही बातें करनी थी मुझे। आगे आपके कुछ अगर डाउट्स हैं, मैंने आपको कंप्लीट डिटर्मिनेंट करने के लिए बोला था, तो वो सारे क्वेश्चंस आप फिर से एक बार देख लें। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो डाउट्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम नया सेगमेंट चालू करेंगे और वो मैट्रिक्स का होगा। तो कंप्लीट करिए और मजे करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।